चले मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। देखें, मैंने कल जो पढ़ाया था ना उसको थोड़ा सा लास्ट क्लास वाले को रिवाइज कर देता हूँ। देखिए, लास्ट टाइम मैंने लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के बारे में बताया था और आई वाज एक्सप्लेनिंग कि अगर मेरे पास कोई स्प्रिंग है, जैसे कोई स्प्रिंग है यहाँ पे लगा हुआ इस तरीके से, ठीक है। अच्छा, ये कोई सॉफ्ट स्प्रिंग है, स्लिंकी कहते हैं इसको ना, स्लिंकी है, कोई बहुत ज्यादा सॉफ्ट स्प्रिंग है, सॉफ्ट या टॉय स्प्रिंग है, ऐसा हार्ड या मैकेनिकल स्प्रिंग नहीं है। अच्छा, अब मैंने क्या किया, मैंने इसमें इसमें इसको डिस्टर्ब करने से पहले इसके ऊपर पार्टिकल्स ड्रॉ कर लिए। जैसे मिसाल के तौर पे ये मैंने इसके ऊपर दो पार्टिकल्स बना दिए इस तरीके से, ये ठीक है। अच्छा, ये जो डॉट है ना, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं पार्टिकल्स ऑफ मीडियम को। ये जो डॉट्स हैं ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं पार्टिकल्स ऑफ मीडियम को, ठीक है। अच्छा, अब मैंने क्या किया, मैंने इसको स्प्रिंग को यहां से लेफ्ट और राइट वाइब्रेट किया, इस तरीके से मूव किया, यानी लेफ्ट और राइट मैंने स्प्रिंग को डिस्टर्ब किया है लेफ्ट और राइट। अच्छा बिलाल, देखें जैसे ही आप इसको लेफ्ट और राइट डिस्टर्ब करेंगे ना स्प्रिंग को, तो इस स्प्रिंग की हालत बड़ी चेंज हो जाएगी। मतलब ये ऐसा नहीं रहेगा जैसा अभी दिख रहा है। जैसे आप इसको हाथ से पुश करेंगे लेफ्ट और राइट, तो ये स्प्रिंग आपका काफी चेंज हो जाएगा। कहीं कहीं से इसके लूप्स बहुत ज्यादा क्लोज आ जाएंगे और कहीं कहीं से इसके लूप्स दूर हो जाएंगे, कहीं कहीं से लूप्स क्लोज आ जाएंगे, कहीं कहीं से लूप्स दूर हो जाएंगे। तो ये इसकी हालत हो जाएगी बाद में। तो पता ये चला कि आपके पास, आपने जो यहाँ से एनर्जी प्रोवाइड की है ना, इस जगह से एनर्जी, यानी एनर्जी का मतलब डिस्टरबेंस, आपने जो राइट साइड ऑफ द स्प्रिंग से एनर्जी या डिस्टरबेंस प्रोवाइड की, वो एनर्जी और डिस्टरबेंस आपकी फैल रही है, स्प्रिंग में स्प्रेड हो रही है। और वो किस डायरेक्शन में स्प्रेड हो रही है? राइट से लेफ्ट साइड पर। तो एरो मैंने बना के लिखा इसके ऊपर कि ये कहलाएगा डायरेक्शन ऑफ वेव, ठीक है। ये कहलाएगा डायरेक्शन ऑफ वेव। अच्छा, अब अगर मैं पार्टिकल्स की कंडीशन देखूं ना, तो पार्टिकल क्या कर रहा होगा? पार्टिकल अपनी पोजीशन पे ही लेफ्ट और राइट मूव हो रहा होगा इस तरह से। पार्टिकल अपनी पोजीशन पे ही लेफ्ट और राइट मूव हो रहा होगा इस तरीके से, यानी कि पार्टिकल क्या कर रहा होगा? अपनी पोजीशन पे ही लेफ्ट और राइट मूव हो रहा होगा। यानी अगर मैं इसके ऊपर ड्रॉ करूं, तो पार्टिकल आपका अपनी ही पोजीशन पे लेफ्ट और राइट मूव हो रहा होगा। यानी जिस डायरेक्शन में वेव जा रही है उसी डायरेक्शन में वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स है। तो इस चीज को हम लोग कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव हम लोग क्या होते हैं, क्या होती है? अ वेव in which direction of wave and vibration of particles are parallel. यानी कि अच्छा, ट्रांसवर्स वेव अगर आप देखें ना, तो ट्रांसवर्स वेव में ही अपोजिट होता था। जैसे ट्रांसवर्स वेव में अगर आप देखें, तो अगर ये कोई रिजिड सपोर्ट है, इससे आपने कोई रस्सी बांध दी और उस पर दो डॉट्स बना दिए और आप इसको ऐसे अप एंड डाउन मूव करने लगे, तो इसमें क्या होता था? इसमें रस्सी की हालत ऐसे हो जाती थी और डॉट यानी कि पार्टिकल्स क्या कर रहे होते थे? ऐसे अप एंड डाउन मूव करते थे अपनी पोजीशन पे। यानी डायरेक्शन ऑफ वेव ऐसे होती थी और वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स इसके साथ परपेंडिकुलर होते थे। यानी यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट था वो ये था कि इसमें क्या होता था? इन ट्रांसवर्स वेव बोथ आर, मतलब बोथ का मतलब डायरेक्शन ऑफ वेव एंड वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल बोथ आर परपेंडिकुलर। इसमें परपेंडिकुलर होते थे। और अगर आप ट्रांसवर्स वेव बनाते भी थे ना ऐसे, तो इसको आप बोलते थे क्रेस्ट और नीचे वाले पोर्शन को आप बोलते थे ट्रफ। मगर लॉन्गिट्यूडनल वेव डिफरेंट है। इसमें जहां से लूप्स क्लोज हो जाते हैं ना,
इसको हम कहते हैं कंप्रेशन। और जहां से लूप दूर हो जाते हैं ना, लूप्स आपस में अपार्ट हो जाते हैं स्प्रिंग के, उस पोर्शन को हम लोग कहते हैं रेयरफेक्शन। तो अगर आप इसमें वेव बनाते हैं ना ये ऐसे, तो ये ऊपर वाला पोर्शन आपका कहलाता है कंप्रेशन, और नीचे वाला पोर्शन कहलाता है रेयरफेक्शन। और अगर आप ट्रांसवर्स वेव को रिप्रेजेंट करेंगे ना ग्राफ की फॉर्म में, तो एक आपका बनता था डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ग्राफ, ट्रांसवर्स वेव में भी ऐसे ही बनता था, इसमें भी ऐसे ही बनेगा। तो ये जो ऊपर वाला पोर्शन है ये कहलाएगा कंप्रेशन, और नीचे वाला पोर्शन कहलाएगा रेयरफेक्शन। और ये जो लेंथ है ना, इसको हम कहेंगे वेव लेंथ। एक वेव की जो लेंथ होती है, द लेंथ ऑफ अ सिंगल वेव इज बेसिकली वेव लेंथ। अच्छा, दूसरा हम ट्रांसफर लॉन्गिट्यूडनल वेव को रिप्रेजेंट करने के लिए ग्राफ बना सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट टाइम तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ अगर आप बनाते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में एक वेव के टाइम को हम लोग कहते हैं टाइम पीरियड। बाकी एक एक्स्ट्रा ग्राफ बनता है इसमें, क्योंकि इसमें प्रेशर रीजन्स क्रिएट हो रहे होते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव में। कंप्रेशन रीजन हाई प्रेशर होता है, कंप्रेशन रीजन में प्रेशर ज्यादा होता है क्योंकि पार्टिकल्स क्लोज होते हैं। और रेयरफेक्शन रीजन लो प्रेशर होता है क्योंकि पार्टिकल्स आपके दूर दूर होते हैं। तो इसमें प्रेशर ग्राफ भी बनता है, प्रेशर वर्सेस टाइम या डिस्टेंस ग्राफ भी बन सकता है, टाइम या डिस्टेंस ग्राफ भी बन सकता है। तो ये इस तरह से बनता है, यानी कि ये मीन प्रेशर हो गया सपोज 100 पास्कल, और यहाँ पे 110 पास्कल, और नीचे प्रेशर कम हो जाता है सपोज 90 पास्कल। तो उसका मतलब है कि यहाँ पे प्रेशर टाइम ग्राफ भी बन सकता है और प्रेशर डिस्टेंस ग्राफ भी बन सकता है। ये इसमें एक एडिशनल ग्राफ है, बाकी सारे के सारे ग्राफ आपके पुराने हैं। अच्छा, अगर आप लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के वेव फ्रंट्स बनाएंगे तो वो आपके कहीं कहीं से क्लोज होते हैं और कहीं कहीं से दे आर मूविंग अपार्ट, दूर दूर भी होते हैं कहीं से। तो जहां से करीब करीब होंगे वो कंप्रेशन है, जहां से दूर है वो रेयरफेक्शन है। एक कंप्रेशन के सेंटर से दूसरे कंप्रेशन सेंटर का डिस्टेंस वेवलेंथ कहलाता है। अच्छा, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के वेव फ्रंट्स इक्वली स्पेस नहीं होते, जबकि ट्रांसवर्स वेव के वेव फ्रंट्स क्या होते थे, इक्वली स्पेस होते थे, ऐसे दूर दूर, और ये आपके पास वेवलेंथ कहलाता था। सारे फॉर्मूले यहाँ पे एक्टिव हो जाएंगे। एफ इजिकल टू 1/t का फॉर्मूला भी लगेगा, टी इजिकल टू 1/f का फॉर्मूला भी लगेगा, स्पीड इजिकल टू वेवलेंथ अपॉन टाइम का फॉर्मूला भी लगेगा, और स्पीड इजिकल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ का फॉर्मूला भी लगेगा। दूसरी बात याद रखिएगा, साउंड is an example of longitudinal waves। साउंड एक मिसाल है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की, मतलब साउंड इज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव। अच्छा, और साउंड नीड्स अ मीडियम टू प्रोपेगेट, ये भी बात याद रखिएगा, ये मेरे लास्ट टाइम की डिस्कशन थी सारी। साउंड नीड्स मीडियम टू ट्रेवल, साउंड कैन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम। साउंड सबसे ज्यादा फास्ट सॉलिड में ट्रेवल करता है और सबसे ज्यादा स्लो एयर में ट्रेवल करता है, मगर मीडियम के बगैर ट्रेवल नहीं कर सकता। तो बेटा ये बिलाल मेरी लास्ट टाइम की डिस्कशन थी सारी, अगर कोई लास्ट टाइम एब्सेंट था तो ये मेरी डिस्कशन थी, मगर मैं लेक्चर रिकॉर्ड नहीं कर पाया था। द रीजन वॉज कि वो गूगल मीट पे लिया था तो उसमें रिकॉर्डिंग का ऑप्शन ही नहीं आ रहा था। देखिए बिलाल, थोड़ा सा कुछ समझ आया लास्ट क्लास का, मैं इसके भी नोट्स भी शेयर कर दूंगा, पुराने डिटेल में भी लिखे हैं मैं काफी, तो आप अच्छे से इसको पढ़ लिएगा अपने पास। देखें अगर गो हेड दे रहे हैं आगे बढ़ाऊं फिर मैं, ठीक है जी। अच्छा, आज हमारे पास जो है वो हमें पढ़ना है प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड के बारे में, मतलब आज हमारा जो टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड। प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड। अच्छा, मेरी आवाज क्लियर है? क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है मेरा इंटरनेट शायद जिटर कर रहा है, थोड़ा ना मसला कर रहा है। कंफर्म करिएगा भाई पार्टिसिपेंट्स, आपको क्या लग रहा है, आवाज सही है मेरी, क्लियर है? चले ठीक है, बेस्ट है, अगर क्लियर है तो सही है। अच्छा जी, प्रॉपर्टीज ऑफ वेव।
प्रॉपर्टीज ऑफ वेव में पहली जो प्रॉपर्टी आती है वो होती है पिच ऑफ द साउंड। अच्छा, पिच ऑफ साउंड, एक बात याद रखिएगा, पिच ऑफ साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। अच्छा, अब ये होता क्या है, पिच ऑफ द साउंड होता क्या है? देखें, आप डेली लाइफ में ना बहुत सारे साउंड सुनते हैं, डेली लाइफ में यू हेयर मैनी साउंड्स, उसमें से कुछ साउंड होते हैं लो पिच। डेली लाइफ में आप बहुत सारे साउंड सुनते हैं, उनमें से कुछ साउंड होते हैं लो पिच एंड फ्यू साउंड्स आर हाई पिच। अच्छा, जो लो पिच साउंड होता है ना बेटा, वो आपका थिक होता है, मोटा, भारी आवाज होती है, थिक। और जो हाई पिच साउंड होता है ना, वो थिन होता है, बारीक, सुनने में बहुत बारीक सा होता है। लो पिच साउंड जो है ना, वो हैवी होता है, ये आपका लाइट होता है। श्रिल, ये ग्रेव होता है साउंड ना, ग्रेव का मतलब भारी भरकम सी आवाज होती है। और ये ग्रेव साउंड, ये हाई पिच साउंड जो है वो श्रिल होता है। अच्छा, अब इसकी एग्जांपल दे रहा हूं। लो पिच साउंड होता है ओल्ड मैन वॉइस, ओल्ड मैन वॉइस, किसी बूढ़े आदमी की आवाज। और जो हाई पिच साउंड होता है वो होता है क्राइंग इन्फेंट, एक जो पैदा हुआ हुआ बच्चा है छोटा, उसका जो साउंड होता है वो आपका हाई पिच होता है, मतलब बहुत ज्यादा पेनिट्रेटिव होता है। ये लेस पेनिट्रेटिंग होता है, ये वाला साउंड लेस पेनिट्रेटिव होता है, मतलब ये बुरा नहीं लगता बहुत ज्यादा ना सुनने में, लेस पेनिट्रेटिव होता है। और ये जो है वो मोर पेनिट्रेटिव होता है। अगर कोई भी हाई पिच साउंड होगा तो बहुत ज्यादा पेनिट्रेटिव होगा, मतलब आपको बुरा लगने लगेगा यार, ये बंद करो उसको। और जो लो पिच साउंड है उसको आप लंबे टाइम के लिए सुन सकते हैं। अच्छा, अब हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे ग्राफ्स के अंदर कि कौन सा साउंड हाई पिच है और कौन सा साउंड लो पिच है? तो उसके लिए मैं आपको थोड़ा सा समझा रहा हूँ। देखिए, मैंने यहाँ पे एक ग्राफ बनाया है डिस्प्लेसमेंट टाइम, और इस पे दो ग्राफ बना रहा हूँ। एक ये मैंने वेव बनाई, ठीक है, एक ये वेव बनाई मैंने इसमें, और एक ये वाली वेव बनाई। क्या लग रहा है आपको, ये ए साउंड है और ये बी साउंड है, क्या लग रहा है आपको कौन सा हाई पिच होगा? कुछ जहन में आ रहा है, मतलब ऐसे देख के? एक्सप्लेन तो मैं करूंगा। ए इज हाई पिच। अच्छा देखिए, ए हाई पिच क्यों है? आपने देखा तो ए का टाइम पीरियड जो है वो कम है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी हाई होगी। और बी वाला जो साउंड है ना, उसका टाइम पीरियड ज्यादा है, उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी। तो आप ये लिखेंगे कि ए इज हाई पिच बिकॉज it has less time period because it has less time period and more frequency। मतलब टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, याद रखिएगा। टाइम पीरियड बढ़ेगा तो फ्रीक्वेंसी कम होगी। अच्छा, वेवलेंथ का हिसाब भी यही है, वेवलेंथ ज्यादा होगी तो फ्रीक्वेंसी कम होगी, और वाइस वर्सा है। वाइस वर्सा का मतलब अगर टाइम पीरियड कम होगा तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, और वेवलेंथ अगर कम होगी तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। अच्छा, अब एक काम करते हैं, मैं एक और ग्राफ बनाता हूँ आपके आपके सामने। एक मैंने ये बनाया और एक मैंने ये बनाया, ठीक है। ये डिस्प्लेसमेंट है यहाँ पे, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डिस्टेंस। ये सी साउंड है और ये डी साउंड है, ये इसकी वेवलेंथ है और ये इसकी वेवलेंथ है। तो इसकी वेवलेंथ कम है तो उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, इसकी वेवलेंथ कम है, सॉरी इसकी वेवलेंथ कम है, कम कह रहा हूँ, उल्टा बोल दिया मैंने।
इसकी वेवलेंथ ज्यादा है, मतलब ये ज्यादा बड़ी वेव है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी। इसकी वेवलेंथ कम है तो उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है वो हाई पिच होगा, और जिसकी फ्रीक्वेंसी कम है वो लो पिच होगा। हाँ भाई, देखिएगा जरा इसको। ये वाली बात क्लियर है कुछ? इसको जरा चेक करें। जरा मुझे एक दफा चैट पे एटलीस्ट जरूर बताया करें कि यस है या नो है। यहाँ पे कुछ बात अगर अनक्लियर है तो मुझे बताएं, नहीं तो फिर मैं आगे बताऊं। जी अनाया, हानिया, आपको क्लियर है? ठीक है, सही है, सही है, ओके, ठीक है। तो पिच ऑफ द साउंड को हम ऐसे गेज करते हैं, ठीक है। सेकंड, अगली प्रॉपर्टी है लाउडनेस। Loudness of the sound is directly proportional to the amplitude. अच्छा, आपने लाउड का मतलब सुना होगा डेली लाइफ में ना, अक्सर बंदा कहता है ना, यार ये बंदा बड़ा लाउड है, लाउड बोलता है। लाउड का मतलब ये है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाउडनेस? इफ द साउंड इज लाउड, इफ द साउंड इज लाउड, अगर साउंड लाउड है, इफ द साउंड इज लाउड, इट कैन बी, इट विल बी ऑडिबल। सर कैन यू शो द अबव ग्राफ अगेन, आई विल टेक द स्क्रीनशॉट। अच्छा, आप लोग बेटा माइक खोल के बोला करें, भले चैट लिखने में आपका टाइम जाया होता होगा, आप फौरन माइक खोल के बोला करें। अच्छा, इफ द साउंड इज लाउड, इट विल बी ऑडिबल। ऑडिबल का मतलब ये है कि सुन सकते हैं हम इसको क्लियरली। इट विल बी ऑडिबल क्लियरली, क्लियरली एट अ डिस्टेंस, एट अ डिस्टेंस, ठीक है। अच्छा, इफ द साउंड इज सॉफ्ट, इफ द साउंड इज सॉफ्ट, सॉफ्ट मतलब लेस लाउड, इट विल नॉट बी ऑडिबल क्लियरली एट अ डिस्टेंस। मतलब हम कहते हैं ना, बड़ा सॉफ्ट स्पोकन बंदा है या सॉफ्ट स्पोकन है बहुत, तो सॉफ्ट स्पोकन का मतलब ये कि धीमा धीमा बोलता है, आहिस्ता आहिस्ता ना, मतलब स्लो बोलता है। स्लो नहीं मतलब हल्की आवाज में बात करता है, धीमे लहजे में। और एक हम कहते हैं ना कि लाउड है, तो लाउड का मतलब क्या है कि ये बहुत तेज बोलता है, ऊंचा बोलता है, इसकी आवाज बहुत दूर तक सुनी जा सकती है। लाउड स्पीकर जैसे होता है ना, लाउड स्पीकर आपका बहुत बड़े गैदरिंग को कैटर कर रहा था, बहुत दूर तक आवाज जाती है और ऑडिबल भी होती है, दूर तक जाए और ऑडिबल हो तो उसको लाउड कहते हैं। अच्छा, लाउडनेस का ताल्लुक पिच विच से नहीं है, लाउडनेस का ताल्लुक फ्रीक्वेंसी से नहीं है। मैं यहाँ पे दो बनाता हूँ, उसी में क्लियर कर दूंगा मैं आपको। ये आपका डिस्प्लेसमेंट है वाई एक्सिस पे, और एक्स एक्सिस पे मैंने रख दिया यहाँ पे लेट से टाइम। दो ग्राफ बना रहा हूँ आपके आगे, ठीक है, और एक ये ग्राफ है। पहले तो हम डिसाइड ये करते हैं इसमें से हाई पिच कौन है, आप लोग बताएं, हाई पिच कौन है? ए हाई पिच है, ए हाई पिच है। और लाउड कौन है? ये हाई पिच है और ये लो पिच है। मगर ये वाला साउंड सॉफ्ट है और ये वाला साउंड लाउड है। लाउड इसलिए है, बी हैज एम्पलीट्यूड, ये होता है ना मीन पोजीशन से लेके हाइट, ये एम्पलीट्यूड है, इसको एम्पलीट्यूड बोलते हैं। तो हम बोलेंगे बी हैज ग्रेटर एम्पलीट्यूड, सो इट्स
ऐसे बोल देता है ना, थोड़ा सा कंपेयर करके बोल देता है. सो इट इज लाउडर कंपेयर टू बी. नहीं, कंपेयर टू ए. तो ए के मुकाबले में इसकी लाउडनेस ज्यादा है. ठीक है भाई, ये बात हो गई एक तो हमारी. बताइएगा इसमें क्लियर है बात. नाउ थर्ड प्रॉपर्टी इज क्वालिटी. क्वालिटी को टिम्बर भी बोलते हैं. Let's suppose we have multiple waveforms. एक ये वेव है ए, एक ये वेव है बी, एक ये वेव है सी, एक ये वेव है डी. यार इनमें क्या फर्क नजर आ रहा है आपको? मतलब क्या है इनमें, क्या मसला है? मतलब क्या लग रहा है आपको इसमें? इन सब में शेप डिफरेंट है. साफ नजर आ रहा है कि एवरी साउंड हैज द डिफरेंट शेप. तो इसका मतलब ये कि क्वालिटी डिपेंड्स अपॉन शेप ऑफ द वेव. क्वालिटी depends upon shape of the wave. क्वालिटी शेप ऑफ द वेव पे डिपेंड करता है, शेप पे. ठीक है. अच्छा, अब अगर ये शेप पे डिपेंड करता है तो हर एक की शेप डिफरेंट है. अच्छा, क्वालिटी अच्छी या बुरी नहीं है. इट्स नॉट अबाउट गुड एंड बैड क्वालिटी. याद रखिएगा, इट्स नॉट अबाउट गुड और बैड क्वालिटी. ये सोचना गलत है कि एक साउंड की क्वालिटी अच्छी है और एक साउंड की क्वालिटी बुरी है. रॉन्ग कॉन्सेप्ट है, 100% रॉन्ग है. इसका कॉन्सेप्ट ये है ही नहीं. इसका कॉन्सेप्ट ये है कि अगर इनकी शेप डिफरेंट है तो इन सारे साउंड की क्वालिटी डिफरेंट है. क्वालिटी डिफरेंट होने का मतलब ये कि डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट से प्ले हुआ है. अगर ये फ्लूइड से प्ले हुआ है तो ये शायद गिटार से प्ले हुआ है. पता नहीं सही लिखी है स्पेलिंग गिटार की, गलत है. गिटार से प्ले हुआ है. ये ट्रम्पेट से प्ले हुआ होगा तो ये शायद पियानो से बजाए. मींस TAR होगा. ठीक है. मींस if wave shape of sound wave is different, it means they are played by different instruments. They are played by different instruments. ये different instruments से play हुआ है. अच्छा, टिम्बर का लफ्ज क्यों यूज हो रहा है? टिम्बर तो लकड़ी को बोलता है ना. टिम्बर मीन्स वुड. सो different instruments
are made up of different type of wood. उसका मतलब है कि क्लासिकल टाइम में सारे इंस्ट्रूमेंट लकड़ी से बनते थे, तो फ्लूइड पता नहीं जिसको बांसुरी कहते हैं, ट्रम्पेट है, तो ये सारे सारे अलग अलग लकड़ी से बनते थे। ड्रम है, ड्रम एक एक छोटा ड्रम है, वो किसी और लकड़ी से बना हुआ, तो उसको उसमें डिफरेंट क्वालिटी के साउंड निकलते हैं, डिफरेंट डिफरेंट साउंड्स निकलते हैं। तो ये है हमारे पास क्वालिटी ऑफ द साउंड। ठीक है, इसका बताएं बेटा, ये क्लियर है? आगे बताऊं? अच्छा, अगला हमारा टॉपिक है ह्यूमन ऑडिबिलिटी रेंज। एक बात याद रखिएगा, नॉर्मल ह्यूमन रेंज जो है वो 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक है। मतलब एक ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग एवरेज रेंज उसकी होती है कि वो 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक का साउंड सुन सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि लोएस्ट हम सुन सकते हैं इतना और हाईएस्ट इतना सुन सकते हैं। तो एनी साउंड ranging from 20 hertz to 20,000 hertz is audible for an average human। मतलब ऐसा होता है, बाद इंसान इससे ज्यादा और इससे कम सुन सकते हैं, मगर एक ऑर्डिनरी बंदा इतना ही सुन सकता है। बात की ऑडिबिलिटी रेंज अगर ज्यादा है कम है तो वो डिपेंड करता है नेचर टू नेचर। अच्छा, एनिमल्स की कम भी होती है, स्पेशली डॉग्स do have lesser ranges than 20 हर्ट्ज। मतलब बाज जानवरों की सुनने की सलाहियत बहुत छोटे साउंड को भी, बहुत हल्के साउंड को भी सुन सकते हैं, 20 हर्ट्ज से भी नीचे सुन सकते हैं। अच्छा, साउंड लेस देन 20 हर्ट्ज, साउंड हैविंग फ्रीक्वेंसी less than 20 hertz is called infrasound, and sound having frequency more than 20,000 hertz is called अल्ट्रासाउंड। ये सारे फैक्ट्स हैं, मतलब इसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो खास कोई समझी जाए, पता होना चाहिए बस बंदे को। अच्छा खैर, अब अगर मैं इसमें एक काम आपको दूं कि स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, मैं आपको बता देता हूं। स्पीड ऑफ साउंड, ये आप खुद करिएगा, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 300 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट minimum and maximum wavelength of audible sound। ये आपने कैलकुलेट करना है। तो फॉर्मूला मैं आपको दे रहा हूँ, v इक्वल टू एफ लैम्डा। आप ट्राई करें इसको कि एक ऑडिबल साउंड की मिनिमम और मैक्सिमम वेवलेंथ क्या होगी। डेफिनेटली आप लैम्डा को सब्जेक्ट बना देंगे, तो लैम्डा बराबर हो जाएगा v अपॉन एफ के। तो फ्रीक्वेंसी हमें पता है, ह्यूमन ऑडिबिलिटी रेंज कितनी होती है, 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक। बास किताबें इसको ऐसे भी लिखती हैं 20 हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज तक। तो बात एक ही है। बताइएगा जरा, निकालें, कैलकुलेट करें अपने एंड पे।
हाँ भाई, कुछ निकला, कुछ हुआ इसमें? देखिए मसला पता है क्या है, जब आप मैक्सिमम वेवलेंथ निकालना चाह रहे हैं ना, मिनिमम इज 15, नहीं भाई मिनिमम नहीं है वो, निकाला आपने सही है। तो आप उस वक्त मिनिमम फ्रीक्वेंसी रखेंगे, और जब आप लैम्डा मिनिमम निकालना चाह रहे हैं तो आप फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम रखेंगे। तो उसका मतलब है कि 300/15 20 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 15 मीटर। ये मैक्सिमम वेवलेंथ है जो इंसान सुन सकता है। और 300/300/20,000, इसका आंसर कितना आ रहा है? 0.015 आ रहा है, चेक करिएगा, इतना ही आ रहा है। एग्जैक्टली सही है। तो ये हमारे पास मिनिमम वेवलेंथ है, ठीक है। तो एक तो ये हमें, अब छोटे छोटे टॉपिक्स आएंगे बीच बीच में ना इसके साउंड के। एक और छोटा सा टॉपिक है एको। एको, एको का मतलब क्या होता है? इट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड फ्रॉम सम हार्ड सरफेस। किसी हार्ड सरफेस से साउंड का टकरा के वापस आना एको कहलाता है। जैसे मेरे पास ये कोई दीवार है, ठीक है। अच्छा, अब हो क्या रहा है, एक बंदा, जगह एको अक्सर होता है, घरों में भी एको होता है। अगर घर खाली हो ना, कोई ड्राइंग रूम खाली है, आप एक लफ्ज बोलेंगे, वही लफ्ज आपको वापस सुनाई देगा। इसका मतलब वो दीवारों से टकरा के साउंड वापस आ रहा है। तो अगर आप यहाँ से, एक बंदा यहाँ पे खड़ा हुआ है और ये ओपन माहौल है, मतलब ऑब्स्टिकल्स नहीं है। जब घर खाली होता है ना, ड्राइंग रूम वगैरह कोई बड़ा रूम जो है खाली हो, फर्नीचर ना रखा हो, तो उस वक्त एको बहुत होता है। तो ऑब्स्टिकल्स ना हो, ठीक है ना, सरफेस इन द एब्सेंस ऑफ, मतलब ऑब्स्टिकल्स नहीं होने चाहिए इन द एब्सेंस ऑफ ऑब्स्टिकल्स। अच्छा, अगर ये स्क्रीम करता है, यहां से चिल्लाता है, ये लड़का खड़ा हुआ है, तो अब होगा क्या, ये 0 सेकंड पे चिल्ला रहा है, मतलब इसने चिल्लाना शुरू किया, इसका साउंड जाएगा। सपोज यहां से लेके यहां तक का फासला 300 मीटर है, और ये टकरा के साउंड वापस आएगा। सपोज जाने और आने में टाइम लगा 2 सेकंड। तो अब अगर हमसे कोई पूछता है कि स्पीड ऑफ साउंड आप निकालें, तो स्पीड ऑफ साउंड के लिए आप फॉर्मूला लगाएंगे डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस अगर आप रखते हैं सिर्फ जाने जाने का, तो टाइम भी आप सिर्फ जाने जाने का रखें, क्योंकि 1 सेकंड इसको पहुंचने में लग रहे हैं और 1 सेकंड इसको वापस आने में लग रहे हैं। तो आप फिर टाइम 300/1 कर दें, तो आंसर आ जाएगा 300 मीटर पर सेकंड। अच्छा, अगर आप 600 लेते हैं, तो यहाँ पे आप 2 ले सकते हैं, तो फिर भी आपका आंसर 300 मीटर पर सेकंड आ रहा है। तो इसका मतलब ये कि हमारे पास एको में स्पीड का फॉर्मूला फॉर्मूला होता है वही सेम जो हम बचपन से लगाते हुए आ रहे हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर हम ये कहेंगे कि इफ डिस्टेंस इज डबल, मतलब आने जाने का ले रहे हैं आप, डिस्टेंस इज डबल, सो टाइम इज डबल, मतलब आने जाने का टाइम लें। मतलब अगर आप सिर्फ जाने का डिस्टेंस ले रहे हैं तो सिर्फ जाने का टाइम लें, और अगर आप जाने और आने का डिस्टेंस ले रहे हैं, डबल डिस्टेंस ले रहे हो, फिर टाइम भी रिटर्न टाइम लें, इसको कहेंगे रिटर्न टाइम। इसको हम कहेंगे रिटर्न टाइम। अगर आप टोटल डिस्टेंस ले रहे हैं जाने और आने का, तो फिर रिटर्न टाइम लें, और अगर आप वन साइडेड डिस्टेंस ले रहे हैं तो आप वन साइडेड टाइम लें। तो अब होगा क्या कि इसमें हम स्पीड ऑफ साउंड को इजीली यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं आपके पास, ठीक है। देखिए बेटा, ये वाली बात क्लियर है आप लोगों को?